इस वीडियो में हम टीआई प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। टीआई प्लाज्मिड इज़ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। यहाँ पर सपोज ये टीआई प्लाज्मिड है, यहाँ इसका ये इतना वीर जीन वाला पोर्शन है, इधर ये टीडीएनए है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि ये आया और ये यहाँ हमारे सेल में इसका एक रैंडम इंटीग्रेशन हो गया इस तरीके से टीडीएनए का। तो ये कैसा हुआ, रैंडम इंटीग्रेशन। एक होता है कि ये हमारा है, यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ वैसे कैसा हमारा वीर जीन होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लाइगेशन होगा इसमें, ये जो है हमारा ये डिज़ायर्ड जीन का इंटीग्रेशन हुआ। कैसा हुआ, डिज़ायर्ड जीन का इंटीग्रेशन होगा। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक भी कैसा मिलेगा, डिज़ायर्ड मिलेगा, जो हमें चाहिए वही मिलेगा। अब टीआई प्लाज्मिड के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा था, वो बहुत ज़्यादा होता है, 200 किलो बेस पे है। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत रहेगी। कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा इसका मतलब कि मैनिपुलेशन करने में भी हमें प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा अगर ये प्लाज्मिड है तो यहाँ पर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए मल्टीपल क्लोनिंग साइट रहेगी। मतलब अगर सपोज इको R1 के लिए ये भी हो सकती है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। इट मीन्स मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स फॉर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हमने दो स्ट्रेटेजी डेवलप करी। पहली है हमारी बाइनरी वेक्टर सिस्टम। बाइनरी वेक्टर मतलब इसमें दो प्लाज्मिड होंगे हमारे। दो प्लाज्मिड कैसे, एक छोटा प्लाज्मिड होगा जिसमें हमारा ये टीडीएनए प्रेजेंट है और ये होता है हमारा लगभग 20 किलो बेसिस का, बेस पेयर का। और एक होता है हमारा लार्ज प्लाज्मिड। लार्ज प्लाज्मिड में हमारे पास ओराई होता है, उसके अलावा ये उसका वीर जीन्स होते हैं और यहाँ पर ये होस्ट स्पेसिफिसिटी फैक्टर होता है, होस्ट स्पेसिफिसिटी फैक्टर, और ये होता है 170 किलो बेस पेयर का। ये स्मॉल प्लाज्मिड है और ये लार्ज प्लाज्मिड है। अब ये जो दोनों प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड ए एंड प्लाज्मिड बी, ये कॉम्प्लीमेंटिंग होते हैं। मतलब कि इनके पास इसकी वजह से कुछ यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी होती है, मतलब जो इसके पास नहीं, जो इसके पास, इस तरीके से ये दो प्लाज्मिड्स होते हैं। मतलब हमने क्या देखा था, जो वीर जीन से वो ज़रूरी होते हैं, जो वीर जीन से ये ज़रूरी होते हैं टीडीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जो वीर जीन है ये टारगेट करते हैं टीडीएनए को, ताकि सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए की कॉपी फॉर्म होती है और यही ट्रांसफ़र होती है प्लांट सेल में, और फिर प्लांट सेल में ये डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होते हैं और फिर ट्यूमर कॉज करवाते हैं। ये हुआ हमारा बाइनरी वेक्टर पहला। दूसरा है हमारा को इंटीग्रेशन सिस्टम। को इंटीग्रेशन सिस्टम, को इंटीग्रेशन सिस्टम में क्या होता है, ये एक छोटा है हमारे पास में, इसके पास यहाँ पर वो होगा जो जीन हमको क्लोन करना है, जीन टू बी क्लोन, और यहाँ होगा हमारा इस तरीके से टीडीएनए, टीडीएनए, और ये यहाँ होगा हमारा ये बड़ा वाला प्लाज्मिड जहाँ पर ओराई होगा, और ये टीडीएनए का इस तरीके से यहाँ रिकॉम्बिनेशन होगा। यहाँ इसके वीर जीन्स होंगे, ये वीर जीन्स है, और ये होस्ट स्पेसिफिसिटी फैक्टर होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन होता है, और रिकॉम्बिनेशन होगा तो हमें जो मिलेगा फिर वो ऐसा बड़ा सा प्लाज्मिड मिलेगा जिसके अंदर टीडीएनए भी होगा, टीडीएनए भी प्रेजेंट है, साथ में जो जीन हमको ये क्लोन करना है, जीन टू बी क्लोन, वो भी प्रेजेंट होगी साइट हमारी। साथ में एक और टीडीएनए होगा हमारा, ये इसका दूसरे प्लाज्मिड का भी टीडीएनए होगा, टीडीएनए ऑफ अनदर प्लाज्मिड, और ये तो जो जीन क्लोन करना था वो। साथ में ये होस्ट स्पेसिफिटी फैक्टर भी होगा, और ये वाला जो है ये वीर जीन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से ये दोनों प्लाज्मिड का हमें ये इंटीग्रेशन किया तो हमें इस तरीके से ये मिलता है। अब क्या होता है कि अगर सपोज़ ये हमारा प्लांट है, ये रूट है, तो यहाँ पर ये एग्रोबैक्टीरियम के जीन्स आएंगे। तो ये एग्रोबैक्टीरियम के जीन ये क्या करेंगे, यहाँ इन्फेक्शन होगा,
इन्फेक्शन होगा और सपोज़ ये है हमारा इस तरीके से, और यहाँ पर ये प्रोलीफ्रेशन हुआ तो ये बहुत सारे सेल्स मल्टीप्लाई होंगे, बैक्टीरिया एडेड होगा तो ये प्रोलीफ्रेशन हुआ। और यहाँ पर ये वो रीज़न है जो हमारा डिज़ायर्ड जीन रहेगा, जो डिज़ायर्ड जीन प्रेजेंट रहेगा। तो हो सकता है वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हो, कोई फार्मास्यूटिकल कंपाउंड हो, हार्मोन हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से इस प्रोटीन को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे प्रोटीन को, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसका एनालिसिस, साथ में उसकी सीक्वेंसिंग। अगर सपोज ये प्लांट है तो इसके इकोनॉमिक वैल्यू कब होगी, तब ईच सेल ऑफ प्लांट कंटेन डिज़ायर्ड जीन। ये इसके हर एक सेल में हमारा डिज़ायर्ड जीन होना चाहिए तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी। हर एक सेल में डिज़ायर्ड जीन होना चाहिए। अब अगर हम कोई रिकॉम्बिनेंट फॉर्म करते हैं सपोज इस तरीके से हमारा, तो यहाँ पर इसमें ये हमारे प्रोटोप्लास्ट हैं, ये प्रोटोप्लास्ट है और ये साथ में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है। प्रोटोप्लास्ट क्या करते हैं, ये डीएनए को इजीली ले लेते हैं, डीएनए को इजीली टेकअप कर लेते हैं। और अगर यहाँ पर डीएनए का एग्रीगेशन होगा तो किस तरीके से फॉर्म होगा, यहाँ पर ये क्या रहेगा, कैलस। कैलस क्या होता है, ये सेल का मास होता है एक तरीके से, और यहाँ पर हमारा डिज़ायर्ड डीएनए होगा। और पहले ये कैनामाइसिन सेंसिटिव होता है, लेकिन बाद में ये कैनामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो रेजिस्टेंट जीन रहता है। ये मीडिया है, जहाँ पर मीडिया रहेगा इसको हम ट्रीट करवाएंगे कुछ हार्मोन्स से। तब हम हार्मोन्स से ट्रीट करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का सिंथेसिस इंक्रीज होगा। ऑक्सिन काय के लिए होता है, रूट, और साइटोकाइनिन इज़ फॉर शूट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, ये प्लांटलेट्स, प्लांटलेट्स मिलेंगे। और इसको हम पहले ट्रांसफ़र करते हैं ग्रीन हाउस में, और उसके बाद फिर हम इसको फाइनली ग्रीन हाउस के बाद इसको हम फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं, और इस तरीके से ये हमें एक रिकॉम्बिनेंट प्लांट मिलता है। अब जो जीन है वो न्यूक्लियस में कैसे ट्रांसफ़र हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।